हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए लिया जाने वाला है, उसको लेकर के 3 सब्जेक्ट हैं हमारे। पहला सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज़ और तीसरा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं आज बात करूँगा स्पेशली हमारे बिजनेस स्टडीज़ जो हमारे पेपर हैं उसके सिलेबस की, जिसमें 11-12 से सिलेबस होंगे, उसके अलावा हमारे ग्रेजुएट लेवल पे होंगे। क्योंकि सिलेबस जो डिफाइन किया गया है उसमें ये साफ मेंशन किया गया है कि आपके जो मतलब क्वेश्चंस आएँगे वो आपके ग्रेजुएट लेवल से होंगे। यानी आपकी उसमें लिखा हुआ है ऑनर्स लेवल पे। तो ऑनर्स का मतलब प्रतिष्ठा विषय आप जो आपने पढ़ा होगा उसमें होगा। पर आप ये ध्यान रखेंगे कि पहले आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो 11-12 आप जो है अच्छे से कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें है और टॉपिक्स हैं उस पे आप अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का एक टॉपिक रह जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है जो बिज़नेस स्टडीज़ के लिहाज से आपके लिए ज़रूरी होंगी, जो आपके बिहार एसटीईटी में आपको अच्छे मार्क्स लाएँगी, उस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल आज हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज़, और उसके अंदर में सब टॉपिक्स होंगे। जैसे हम हमारे बिहार एसटीईटी के वैसे अभ्यर्थी जिनको काफ़ी टाइम हो गया है आपका पढ़ाई छोड़े हुए, जैसे जिन्होंने बीकॉम किया होगा, आईकॉम करके बीकॉम किया होगा, उसके बाद एमकॉम किया होगा आपने, तो हो सकता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अलग-अलग होगा, बट मेक श्योर कि हमारा तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो जब हम एलिजिबल हैं तो हमें, अगर मान लीजिए कि बिज़नेस स्टडीज़ पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक रिवीजन बनता है हमारा, और उसके बाद हम एक अच्छे सिक्योर मार्क्स की तरफ बढ़ पाएँगे। और बिज़नेस स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारी सीटें हैं आपकी, 7,000 से ज़्यादा, मोर देन 7,000 सीट्स हैं आपकी अवेलेबल हैं। तो क्योंकि 2011 में जो एसटीईटी हुआ था कॉमर्स के लिए, उसमें आपके अकाउंट्स और ईपीएस के ही टीचर रिक्रूट किए गए थे। आपका बिज़नेस स्टडी का जो सब्जेक्ट है ना, ये इस बार जुड़ा है, तो इसके पहले कभी भी बीएसटी का पेपर नहीं हुआ है बिहार एसटीईटी में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों ने अपना बिज़नेस स्टडी कोर्स लेकर के एसटीईटी 2023 का फॉर्म भरने वाले हैं, और होपफुली उनका एग्ज़ाम जो है मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बात करते हैं आज हम लोग एक-एक टॉपिक की, जो हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में चलते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं 11th और 12th के बच्चे कॉमर्स के लिए, तो उसको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो रहेगी, और इसके बाद की जो वीडियो रहेगी ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग ग्रेजुएट लेवल के हमारे जो टॉपिक्स बच जाएँगे, उसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11th के लिए है ये। तो इसमें हम फाउंडेशंस ऑफ बिज़नेस हमारा पार्ट 1 है, और दूसरा पार्ट है हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड करके। तो बिज़नेस की क्या-क्या फाउंडेशन है, उसकी मूलभूत संरचना, आधार क्या-क्या है, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स हैं इसमें दिए गए हैं। पहला है इनका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस की प्रकृति और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है? उसके बाद है आपका फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गनाइजेशन, इसके कितने अलग-अलग तरह के फॉर्म्स हैं, जो बिज़नेस के संस्थान होते हैं, उसमें जो यूज़ होते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज़ेज़। तो आप समझ पा रहे हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और आपका ग्लोबल एंटरप्राइज़ेज़ होते हैं। इनका क्या रोल है बिज़नेस स्टडीज़ में, क्यों हमें पढ़ना है, ये हम देखेंगे आगे सभी इसके टॉपिक्स में। बिज़नेस सर्विसेज़ जो होती हैं, व्यापार की सेवाएँ, वो एक टॉपिक है हमारा। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस में कौन-कौन से मोड्स इमर्ज हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स, अब सामाजिक क्या ज़िम्मेदारी है बिज़नेस में, और आपके बिज़नेस के एथिक्स में, उसकी मोरल में, उसकी एटिकेट्स में, उसके बिहेवियर में। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा हो गया पार्ट 1 का 4 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स, और इन 6 टॉपिक्स के अंदर में सब टॉपिक्स होंगे जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट बी में देखेंगे आप फाइनेंस एंड ट्रेड करके एक टॉपिक है, उसके अंदर में है सोर्सेस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस, जिसमें बिज़नेस के फाइनेंस के जो यानी कि बिज़नेस के लिए हम यूज़ करेंगे, हमारे बिज़नेस फाइनेंस के जो सोर्स क्या-क्या हैं, यानी कि स्रोत क्या हैं, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। स्मॉल बिज़नेस, लघु हमारे उद्योग कौन-कौन से हैं, बिज़नेस कौन-कौन से हैं, इंटरनल ट्रेड क्या है, उसके अलावा इंटरनेशनल बिज़नेस किस पॉलिसी को कहते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस पॉलिसी क्या है। तो ये हमारे पार्ट 1 और यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी सेक्शन हो जाएँगे। और ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, बट उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये उनके पीरियड्स और उनकी मार्क का सेक्शन है। तो आपके लिए काम का जो टॉपिक है, ये इस वाले बॉक्स के अंदर में है, ये वाली जो हेडिंग है, और उसके अंदर में अब हम इसके सब पार्ट पे चलेंगे। पहला था हमारा फाउंडेशन ऑफ बिज़नेस, तो फाउंडेशन, बिज़नेस के फाउंडेशन में कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं इंक्लूड किए गए हैं, जिसके जो इसके मीनिंग और फीचर के साथ में आप नीचे देखेंगे। यूनिट इसमें बाँट दिया गया है, पहले पार्ट में था, पार्ट के अंदर यूनिट है, उसके अंदर फिर कंटेंट है और टॉपिक्स डाले गए हैं। तो हमारा है एक बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी हिंदी थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश मीडियम से ही करके चलें। अगर आपको इस तरह की मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इश्यू आता है या लैंग्वेज बैरियर बनती है, तो आप कमेंट करके बताएँगे, उसका उपाय हम लोग निकालेंगे मिल करके। बट मेक श्योर कि हम लोग इंग्लिश मीडियम को ही लेके चलें, और इंग्लिश मीडियम से समझें हम, और बाकी जो हमारी मतलब हम लोग बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा उसमें, सिर्फ इंग्लिश नहीं रहेगा। बट हमारे, आप कोई भी एक अच्छे राइटर की बुक उठाएँगे, तो मेजॉरिटी आपकी बिज़नेस स्टडी जो है, वो बुक्स आपकी कंप्लीट इंग्लिश में होंगी, और उसको हमें हिंदी में अनुवाद करके चलना पड़ेगा। तो आई होप कि ये इश्यू और ये बैरियर नहीं होना चाहिए। तो हमारा इवोल्यूशन फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस में हम देखेंगे कंटेंट कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, व्यापार का क्या इतिहास क्या है, कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है, जो घरेलू बैंक के सिस्टम होती हैं, प्रणाली होती हैं, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज क्या है, ट्रांसपोर्ट जो यातायात क्या है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन-कौन सी हैं, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या है, मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन-कौन से हैं, उसके अलावा मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी वैश्विक स्तर पे हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसकी स्थिति क्या है, ये इसका कंटेंट है। और उसके बाद हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट द स्टूडेंट लर्नर शुड वुड बी एबल टू। तो अगर ये सारे टॉपिक हम पढ़ लेंगे, तो हमारी हमारी एक समझ बनेगी, हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। वो क्या होगा, टू
टू एक्वेंट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो ओवरऑल जो हमारे व्यापार की हिस्ट्री और हमारे कॉमर्स की भारत में स्थिति है और उसका इतिहास क्या रहा है, ये हमारी समझ बन पाएगी। तो यहाँ पे कंटेंट है और उसको पढ़ के हम क्या सीख पाएंगे, ये इस सेक्शन में आपका रहेगा जो माउस कर्सर वाला है। फिर देखेंगे हमारा पहला हम समझ चुके हैं बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो व्यापार के मतलब उसका अर्थ क्या है और उसकी खासियत क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे जब बिजनेस के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक को। तो हमारी जो है ना बिजनेस को लेके एक और उसके स्पेशल रेफरेंस को लेके जिसमें आपके इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, उसको लेके हमारी एक समझ बन जाएगी। और दूसरी क्या समझ बनेगी हमारी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। और बिजनेस की जो खासियत है ना, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो हम यहाँ पे समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ करके। हमारा अगला रहेगा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस आप समझ रहे हैं, प्रोफेशन मतलब कौन सा पेशा है, और एम्प्लॉयमेंट की कॉन्सेप्ट यानी कि रोजगार को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। उसकी क्या सोच है, क्या विचार किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उसको लेकर के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, यहाँ पे देखेंगे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ पाएंगे, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे चीज बात हो रही है, और डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के बीच में अंतर हम समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ करके। हम क्या समझेंगे, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये हम इस सेक्शन को पढ़ के क्लियर कर पाएंगे। अब हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी समझ बनेगी अप्रिशिएट द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बिजनेस के उद्देश्य को जब हम पढ़ेंगे, तो हमारा इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, उसके उद्देश्य क्या है आपके इकोनॉमिक स्तर पे और आपके सामाजिक स्तर पे, ये हम इसको जान पाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, एग्जामिन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में आपके लाभ की क्या रोल है, क्या भूमिका है, उस पर हम अपनी समझ बना पाएंगे। दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी अगर बिजनेस की गतिविधियां हैं, इसको हम बांटेंगे अलग अलग खंडों में, जिसमें हमारे इंडस्ट्री होंगी, उद्योग होंगे, और हमारे वाणिज्य होंगे यानी कि कॉमर्स होंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आप समझ पा रहे हैं, ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसके पार्ट में इंडस्ट्री और कॉमर्स को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी बिजनेस की गतिविधियों में भी अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, काफी विशाल उसके वो होते हैं, एरिया होते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के सेक्शन को देखेंगे। तो ये हमारी इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ के हमारी समझ बन पाएगी। आगे देखेंगे इंडस्ट्री टाइप्स कौन-कौन सी हैं, जिसमें प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टर्शियरी हैं, और उसके मीनिंग्स और सब ग्रुप्स कौन-कौन से हैं, ये हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या सीख पाएंगे, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ लेंगे ना, और उसके मीनिंग और सब ग्रुप्स को जान लेंगे, तो हमारी समझ बन पाएगी और हमें डिस्क्राइब कर पाएंगे उसके जो अलग-अलग टाइप्स होते हैं इंडस्ट्री के, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगला देखिए कॉमर्स ट्रेड क्या है, जिसमें हम अलग-अलग टाइप्स होते हैं, इंटरनल टाइप है इसके, आंतरिक है, बाहरी है, होलसेल क्या है, रिटेल क्या है, और साथ में एक्सटर्नली टू ट्रेड बिजनेस क्या है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब वर्ड्स तो आपके बिल्कुल जाने माने हैं, और ये बिल्कुल हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते रहते हैं। बैंकिंग आप समझ पा रहे हैं, इंश्योरेंस हमारे समझ ही पा रहे हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन हमारी यातायात की बात हो रही है, वेयर हाउसिंग जहाँ पे हमारे सामान वगैरह बनते हैं या स्टॉक रहते हैं, वहाँ से जाते हैं अलग अलग। कम्युनिकेशन भी हमारी बातचीत के जो साथ जो यंत्र हैं हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें हो टेलीफोन हो, वन टू वन कम्युनिकेशन हो, मीटिंग हो, है ना। और उसके बाद हमारा एडवर्टाइजिंग क्या है, जो हम बिजनेस के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि कॉमर्स ट्रेड की बात हुई, जिसमें टाइप ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल और रिटेल, ये अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली टू ट्रेड, जिसमें हमारे बैंकिंग होंगे, इंश्योरेंस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग के मीनिंग होंगे। तो इसको पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। हम इसके मीनिंग कॉमर्स कॉमर्स का जो ट्रेड में क्या रोल है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी ऑक्सिलरी से बिजनेस में हमारी क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा ये रहेगा, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। पहले में हम मीनिंग समझेंगे, दूसरे में हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तीसरे में हम इसको एग्जामिन करेंगे। किसको भाई, द रोल ऑफ कॉमर्स क्या है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एक तो बिजनेस में और दूसरा ऑक्सिलरी से हमारे ट्रेड में क्या इसकी भूमिका रहेगी, ये हम कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। हमारा बचा हुआ था बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट मतलब व्यापार के जोखिम की क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी क्या समझ बन पाएगी, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक खास जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसमें रिस्क इन्वॉल्विंग करने के बाद से कौन कौन से हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये सब चीजें हम करेंगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट वो टॉपिक नहीं है, बड़ा प्यार से और बड़े आनंद से आप समझ पाएंगे इसको। बिल्कुल कहते हैं कि हम लोग बिहारी लैंग्वेज में हमारा हलवा टाइप से एकदम हमारा वो रहेगा, बहुत हेडेक लेकर के करने की जरूरत नहीं है, एक एक चैप्टर को उठाएंगे, कोशिश करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करें जो टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस रिस्क टॉपिक ले लिया और उसके एमसीक्यूज जितनी ज्यादा से ज्यादा हम कर पाएं, और मैं मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश नहीं डेफिनेटली आई विल डू इट, कि हम एक तो ग्रेजुएट लेवल पे हमारा क्या क्या पढ़ना रहेगा वो मैं बताऊंगा, और दूसरा हमारा जो बचेगा कि टॉपिक वाइज इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, इंटेंस प्रैक्टिस मैं बोलूंगा, जिसको क्योंकि 2 महीने 3 महीने का टाइम, 3 महीना भी बहुत हार्डली टाइम रहेगा, बहुत कम टाइम है आपके पास में, तो बड़ा गोल्डन चांस है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि बिल्कुल लग जाएंगे पूरा दिन रात एक करके, और हमारी एक सीट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा, हम एक रिस्क को कॉन्सेप्ट के तौर पे, जिसमें बिजनेस का स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम समझ पाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, एग्जामिन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब इसके नेचर, इसके जो प्रकृति है और उसके कारण क्या क्या है बिजनेस में जोखिमों के, उसके बारे में हम एग्जामिन करेंगे।
पहला यूनिट हमारा खत्म हो गया। तो आप देख रहे थे यूनिट 1 में जो था ना, ये इतनी चीज़ पढ़नी थी और उसके अलग-अलग जो टॉपिक्स थे, वो मेरी बात वो उस पे मैं बात कर रहा था। तो अब हमारा होपफुली पार्ट बी शुरू होना चाहिए, यूनिट 2 होना चाहिए। अब फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमने क्या देखा था? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस था। दूसरा हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हम शुरू करते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 यूनिट 1 देखा था। यूनिट 2 में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार के जो संस्थान होते हैं उसके फॉर्म्स कौन-कौन से हैं। पहला टॉपिक हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेरिट्स यानी गुण क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है यानी कि इसकी खामियाँ क्या हैं। तो इसके अलग-अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे जब हम, तो हमारी समझ बनेगी जिसमें हम लिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार के जो संस्थान होते हैं उसके अलग-अलग फॉर्म्स के बारे में समझ पाएँगे एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग और उसके मतलब को समझेंगे। दूसरा क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये चीज़ें दे रही हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी जो हानिकारक साइड जो होते हैं वो क्या है, डिमेरिट्स क्या हैं, किसके भाई, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के। आगे देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है हमारा है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके मेरिट्स कौन क्या है, उसके गुण क्या है, उसके लिमिटेशन यानी उसके डिमेरिट्स क्या है पार्टनरशिप के। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें इतना पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या होगा, हम आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम इसको इसके कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके गुण को समझेंगे, उसके हम हानिकारक साइड को समझेंगे, इसके पार्टनरशिप फॉर्म के। दूसरा है अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो हम दो तरह से इसको समझेंगे। पहला समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय अवधि के अनुसार उसको हम देखेंगे, और दूसरा लाइबिलिटीज क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है उसके हिसाब से इसको हम समझेंगे। तीसरा हमारी समझ बनेगी स्टेट द नीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में हम समझ पाएंगे और उसकी जरूरत क्या है ये हम समझेंगे। डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या क्या हैं वो समझेंगे, जिसमें एक्टिव है, स्लीपिंग है, सीक्रेट है, नॉमिनल है और पार्टनरशिप बाई स्टोपियल है। तो ये सब चीजें जब टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो डोंट वरी, ये सब हम लोग इसके हिंदी मीनिंग्स को भी समझेंगे, जो जो इसमें मीनिंग्स दिए गए हैं। अगला हमारा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारे हिंदू भाषी जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, परिवार जो हैं, तो उनके फैमिली बिजनेस, अनडिवाइडेड जो फैमिली बिजनेस होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद इसका समझने के बाद से, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद से, we will be able to understand the concept of Hindu and divided family business and हमें ये देखना है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मेरिट्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है। यानी दोबारा से बात हुई है कि एक तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या है और दूसरा उसके उसका कॉन्सेप्ट, उसकी गुणवत्ता और उसके लिमिटेशंस। तो एक-एक करके जब हम टॉपिक उठाएँगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और आप सभी होपफुली आपने एमकॉम किया है, तो आप काफ़ी मैच्योर हैं और इन इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इन कॉन्सेप्ट से आप ऑलरेडी गो थ्रू हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा ईज़ी रहेगा ये करना। कई बार होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेजुएशन किया 2015 में, उसके बाद किसी कारणवश 2 साल आपका ब्रेक हो गया सिर्फ पढ़ाई से, दोबारा आपने शुरू किया। बट हमारा हमारा जो फ्लो होता है वो लंबे टाइम के लिए अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, तो ही बिगड़ता है, अदरवाइज़ हम आसानी से हम चीज़ों को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट, मेरिट और लिमिटेशन क्या है। अब देखिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। समझ पा रहे हैं बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट, उसके गुण और उसके लिमिटेशंस यानी कि उसकी हानिकारक साइड क्या है, वो हमें कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के पढ़ने पड़ेंगे, समझेंगे हम, आइडेंटिफाई कर पाएँगे। एंड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग, फार्मर, क्रेडिट एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। तो इतने सारे टर्म्स के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें कंज्यूमर के होंगे, प्रोड्यूसर्स के होंगे, मार्केटिंग के होंगे, फार्मर्स किसानों के होंगे, क्रेडिट के होंगे एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव्स जो होते हैं उनके होंगे। अगला हमारा है कंपनी क्या है, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी मेरिट और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन और डिमेरिट समझ सकते हैं। उसके टाइप्स क्या हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है एंड वन पर्सन कंपनी भी होती है। तो ओवरऑल इन सब की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। उसको हम समझ पाएंगे, उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, किसके, तो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज के। एंड हमारा अगला जो हमारी समझ बनेगी, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वन पर्सन कंपनी क्या है। एक तो प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा हमारा वन पर्सन कंपनी, और हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, बांट पाएंगे आप बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तभी हम इसका अंतर निकाल पाएंगे ना। अगला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसकी फॉर्मेशन, उसकी बनावट कैसे होती है, उसके स्टेजेस क्या-क्या होते हैं, चरण कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा हमें। हाइलाइट द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो अलग-अलग कारण, इसके जो चरण होंगे उसको हम हाइलाइट करके समझेंगे, किस दौरान में जो फॉर्मेशन होती है कंपनी की उसकी बात हो रही है। एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द वेरियस स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। दोबारा से हम देख पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जो कंपनी को खड़ा करने में, कंपनी की फॉर्मेशन करने में, उसकी बनावट में चाहिए होंगे हमें ज़रूरी। अगला हमारा है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके चॉइस क्या है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म की बात हो रही है। तो ये जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम उसको, उसका विभेद कर पाएंगे बिटवीन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलग-अलग जो लेवल होते हैं, इसके जो चरण होते हैं, उसके उसमें हम उसको बाँट पाएँगे, उसमें अंदर निकाल पाएँगे हम। एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइसेस ऑफ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं द चॉइस ऑफ सूटेबल फॉर्म ऑफ अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिज़नेस व्यापार संगठन जो होते हैं, उसके जो चॉइस होते हैं, एक सूटेबल फॉर्म में, एक पर्याप्त, एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में, उसको हम क्या करेंगे, वो हम समझेंगे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। दो यूनिट हमने पढ़ लिया है। तीसरी यूनिट है हमारी है पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनी क्या है। तो ये आप ऑलरेडी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सब पढ़े होंगे टर्म्स। पब्लिक
प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। इवन आई हैव स्टडीड बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रैक जो है चेंज कर लिया था। मैं एमबीए ना करके मैं दूसरे सेक्टर में गया। मैंने टीचिंग लाइन में आगे वो किया, परस्यू किया। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ इंग्लिश किया हुआ है आपका। उसके बाद मैंने बिहार एसटीटी क्वालिफाई किया हुआ है। तो एक तो थोड़ा सा मेरा ट्रैक चेंज हो गया था, बट ओवरऑल मेरे लिए ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। तो होपफुली वैसे ही आपके साथ भी है। तो भले ही हमारा 2 3 4 5 साल का गैप रहा है हमारे एमकॉम से लेकर के जो हमने 11-12 से शुरुआत की अपनी पढ़ाई की, पर ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईज़ी वे में हम और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में हम समझ पाएँगे। तो हम देख पाएँगे पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, और एंटरप्राइज़ मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो हमारी एक समझ बन पाएगी ये दोनों के बारे में। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है होती हैं, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो ये हम इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। अभी मेरा जो पर्पस है आपसे बातचीत करने का, आप में से बहुत से साथियों के डाउट क्लियर करने का कि बहुत ही पशु-पेय वाली स्थिति बनी हुई है कि सिलेबस बोर्ड ने जारी नहीं किया है, तो हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारे बिंदु निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं भी अलग कारण से बिज़ी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपकी इसमें हेल्प करी जाए। और एक-एक टॉपिक वाइज़ उठाएँगे, हम एमसीक्यूज़ करेंगे और एप्रोप्रिएट बुक्स कौन-सी होंगी आपके लिए, वो सब मैं सेपरेट आई विल ट्राई कि एक वीडियो बनाई जाए, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ। आज एक मेन पर्पस जो है आपके सामने पेश आने का, वो ये है कि 11th और 12th लेवल पे हमने कौन-सी चीज़ें पढ़नी है हमारे कॉमर्स में। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा अभी बातचीत करने का आपसे। तो ये हमने पढ़ लिया है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं और गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये जो चरण है, ये जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे जब हम, उसके बाद हमारी समझ बनेगी और हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके फीचर्स को, यानी इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स को, उनके मेरिट्स को, उनके लिमिटेशंस यानी डिमेरिट्स को, ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसमें पब्लिक सेक्टर के अलग अलग एंटरप्राइजेज उद्योग के जो फर्म्स होंगे उस बेसिस पे। अब हमारा है मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, उसके फीचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर्स किसे कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कशन के बाद से डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, जॉइंट वेंचर्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय स्टडीइंग देयर मीनिंग एंड फीचर्स। तो उसके मतलब और उसके जो फीचर हैं, उसके गुण हैं, उसको हम समझेंगे और उसके बाद उसके मतलब को समझ पाएंगे। चौथा हमारा सेक्शन है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में है उसके मीनिंग्स को समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स कौन कौन से हैं, सेविंग्स क्या है, करंट क्या होती है, रिकरिंग क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं। तो ओवरऑल इन सारे टॉपिक्स पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का 11th और 12th का मॉडल सेट आता है ना, तो उस मॉडल सेट में भी बहुत हद तक क्लैरिटी रहती है। पिछले 2-3 साल की अगर हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, तो हमारी एक मतलब बहुत अच्छी समझ जो है वो डेवलप हो पाएगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को जब हम करेंगे ना बैंकिंग वाले, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस के सर्विसेज की जो अलग अलग टाइप्स हैं और उसके मीनिंग क्या है वो समझेंगे। एंड डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग, ये भी समझेंगे उसके मीनिंग को और बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग के टाइप को, और साथ में डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बैंक अकाउंट टाइप्स में सेविंग क्या अकाउंट्स हैं, करंट क्या है, रिकरिंग क्या है, एफडी क्या है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स क्या है। तो ये सब ओवरऑल हमारी समझ बन पाएगी। आगे देखिए, बैंकिंग सर्विसेज विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो बैंकिंग जो सेवाएं होती हैं उसमें खास तौर से अलग अलग टर्म्स होते हैं, जिसमें रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट होता है, पार्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट होता है, ई बैंकिंग मीनिंग्स होते हैं, और टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, जिसमें आजकल जो यूपीआईज वगैरह पेमेंट हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद इन सब जब टॉपिक्स पे हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ बनेगी किसके लिए, तो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, जो अलग अलग सेवाएं देते हैं बैंक, उसके बारे में हम समझ पाएंगे। अब हमारा इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी जीवन रेखा क्या है, लाइफ लाइन क्या है, लाइफ उसके हेल्थ क्या है, यानी कि इंश्योरेंस की टाइप की यहाँ पे बात हो रही है। जीवन बीमा जो होता है, हमारा स्वास्थ्य बीमा होता है, फायर का बीमा होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, और उसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये ओवरऑल बात हो रही है। अब जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उसको हम याद करेंगे। अंडरस्टैंड ऑटमोस्ट गुड फेथ, एक अच्छी जो भरोसा होता है उसके बारे में बात हो रही है। इंश्योरेंस इंटरेस्ट क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन योगदान क्या होता है, उसके बाद आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सब एरोगेशन क्या होता है, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा एज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो ये सारे टर्म्स जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये हम समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस सर्विसेज वाले कॉन्सेप्ट को करने के बाद। कुछ टॉपिक और छूटेंगे इसमें, जो डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ एंड फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, ये सारी चीजों पे हमारी समझ में पाएगी। उसके बाद देखिएगा जरा पोस्टल सर्विसेज क्या है, जिसमें मेल आता है आपका, रजिस्टर्ड पोस्ट आते हैं, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर मीनिंग। देखिए ये सारे आपके डेली यूज वाले वर्ड्स हैं, हम सभी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कुछ कभी न कभी इन सर्विसेज को लेते रहते हैं, पर पर्टिकुलर मीनिंग उसके नहीं पता होते शायद हमें, उसके डिफिनेशन पता नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, वो कैसे काम करती हैं वो सारी सर्विसेज। तो इन टॉपिक्स को पढ़ करके हमारी जो रिवीजन है वो एक तरह से हो पाएगा। एंड इन टॉप पार्टिकुलर पोस्टल सर्विसेज को जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमारी समझ बनेगी किसके बारे में, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में। हमारा सेकंड लास्ट है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, फिफ्थ में है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब ई बिजनेस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप और बेनिफिट क्या है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या उसके लाभ हैं, ये पढ़ेंगे। गिव द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, ये हम समझ पाएंगे। डिस्कस द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, उसके स्कोप क्या है, संभावनाएं क्या है आगे भविष्य में। अप्रिशिएट द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, उसके लाभ को हम लोग समझ पाएंगे, उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे।
डिस्टिंग्विश ई बिजनेस फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। जो आपका इंटरनेट बिजनेस है ना, ई बिजनेस जो है उसको हम ट्रेडिशनल जो हमारे परंपरागत जो व्यापार होते आ रहे हैं उसके बीच में हम अंतर निकाल पाएंगे। अब देखिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो बीपीओ होता है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी जरूरत क्यों होती है, उसके स्कोप क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा आपने को। इसके बाद हमारा क्या होगा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग ये होती है, टर्म होता है जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंपनी चलानी है तो मेरे पास में मैं किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर करूंगा और मेरे बिहाफ में वो काम करेगी और मैं उसको पेमेंट करूंगा। तो ये बीपीओ इसीलिए रखी जाती है ताकि उसमें अलग अलग चरण होते हैं, आपके टेलीफोनिक होते हैं, वो बैकएंड होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, एंड अप्रिशिएट द नीड ऑफ आउटसोर्सिंग, उसकी जरूरत को समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को, एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो बीपीओ होता है उसके मीनिंग को समझेंगे, एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये दो टर्म होते हैं, बीपीओ होता है और केपीओ होता है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये हमारा है आज का 6 नंबर में सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो सोशल सामाजिक तौर पे जिम्मेदारी क्या होती है बिजनेस की और बिजनेस की एथिक्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिसमें हम स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझेंगे, सामाजिक तौर पे जिम्मेदारी क्या होती है वो समझेंगे। एंड केस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कुछ आपको इसमें केस स्टडीज वगैरह दी जाएंगे, कुछ उसमें पुरानी घटनाओं को आपको बताया जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएंगे। एग्जाम केस ऑफ फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो एग्जाम करना पड़ेगा। रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, जो स्वामित्व रखते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी उनके लिए जिम्मेदारी। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं हमारे ग्राहक जो होते हैं, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं हमारे, उसके अलावा गवर्नमेंट है, कम्युनिटी जो हमारी जो लोकल तौर पे हमारी जो कम्युनिटी होती है, जो हमारे समाज के लोग होते हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी क्या है अबाउट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इस पार्टिकुलर थर्ड वाले ऑप्शन को पढ़ने के पास है आइडेंटिफाई द सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो ये हम कर पाएंगे। अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या है सोशल तौर पे, वो हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो हमारे इन्वायरमेंटल का जो हमारे प्रोटेक्शन, उसके संरक्षण को चीज़ें को लेकर के बिजनेस की जिम्मेदारी क्या है वो पढ़ेंगे। अप्रिशिएट द रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके बाद हम इसके रोल को, इसकी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे। बिजनेस एथिक्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके तत्व कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। स्टेट इन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, इसके बाद हमारा बिजनेस एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, वो समझ पाएंगे। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। तो एक बार ऊपर से दोबारा से हम जाएंगे और देखेंगे कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा हमारा। जस्ट मिनट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लिया है, अब हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड का पार्ट होगा। फाइनेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज कर ली थी हमने, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस कर लिया था, फाइनेंस एंड ट्रेड ये वाला पोर्शन हमारा पार्ट भी शुरू होगा। अब देख पा रहे हैं फाइनेंस एंड ट्रेड में है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमारे ओनर्स फंड्स क्या हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको जीडीआर कहते हैं वो क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो एडीआर है वो क्या है, एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ पाएंगे, आईडीआर जो दिया है इसमें। उसके बाद हमारा जो है क्लासीफाई कर पाएंगे हम वेरियस अलग अलग जो है सोर्सेज को, उसके जो स्रोत हैं उसको, ऑफ फंड्स इनटू ऑनर्स फंड। उसके बाद हमारा स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑनर्स फंड का मतलब जान पाएंगे, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसके अलावा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इन सारे मीनिंग को हम समझेंगे। उसके बाद बोरोड फंड्स क्या है, आपके डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम अगर वित्तीय संस्थान होते हैं उनसे कैसे हम लोन ले सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं उसके, एंड कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्या है, इंटर कॉर्पोरेशन डिपॉजिट जिसको कहते हैं आईसीडी वो क्या है। तो जब ये पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेट द मीनिंग ऑफ बोरोड फंड समझेंगे उसका, उसके बाद डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेटिव डिपॉजिट्स। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे हमारी अच्छी समझ बन पाएगी, एंड साथ साथ वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। हमारा 8 नंबर का यूनिट जो है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइज करके है, जिसमें हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है ईडी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड जरूरत क्या है, उसके प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, वे टू फंड स्टार्टअप है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का एक ब्रीफ हमारा समझ बन पाएगी। उसके बाद जब हम इस पार्टिकुलर पोर्शन को पढ़ेंगे सेक्शन को, उसके बाद हमारा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जिसको ईडी कहते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हम पढ़ पाएंगे। दूसरा हमारा है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज क्या है, जिसको हम हमारे घरेलू जो वो होते हैं एंटरप्राइज जो उद्यम जो होते हैं, उसके बारे में समझ पाएंगे। एज डिफाइंड बाय एमएसएमईडी जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 जो आया था उसके बारे में। उसके बाद क्या होगा, हमारा इसका मीनिंग समझ पाएंगे हम किसका, स्मॉल बिजनेस का, जो छोटे बिजनेस होते हैं उसके। एंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज। बिजनेस जो छोटे बिजनेस होते हैं, लघु उद्योग जो होते हैं भारत में, उसका खासतौर से जो ग्रामीण एरिया में रेफरेंस है उस पर हम प्रकाश डालेंगे, पढ़ेंगे। एंड डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। दूसरा हमारा है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एनएसआईसी जिसको कहते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो डीआईसी होता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरियाज। अब जब इस पार्टिकुलर पोर्शन को पढ़ेंगे उसके बाद क्या होगा, अप्रिशिएट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एनएसआईसी होती है और डीआईसी होता है, और विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरियाज। ये देख पा रहे हैं आप कि जो छोटे जो घरेलू उद्योग होते हैं उनका तो जिक्र करना ही करना है, उनके बारे में पढ़ना है, पर किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, खासतौर से जो हमारे रूरल एरियाज हैं, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, उस लिहाज से, उस स्पेशल रेफरेंस से वहाँ पे उसकी क्या अहमियत हो जाती है उसको पढ़ना पड़ेगा।
यूनिट 9 में है हमारा इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में इसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, सर्विसेज कौन-कौन सी रेंडर की जाती हैं एक होलसेलर और आपके रिटेलर के द्वारा। और ये पढ़ने के बाद हम इसके मीनिंग को समझेंगे, उसके टाइप को समझेंगे इंटरनल ट्रेड के, और एप्रिशिएट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो इसको हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बांट पाएंगे इसको। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनेरेंट और स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स रिटेलर्स क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम इन दोनों के बीच में रिटेल ट्रेड का मतलब समझ पाएंगे। लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है, आपके चेन स्टोर क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको हाईलाइट करेंगे। डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, एक ओवरऑल ओवरव्यू पढ़ लेंगे हम लोग, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेन स्टोर क्या है, मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे अपने को। अब देखिए जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड की फीचर्स क्या क्या है इसके, वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जीएसटी को समझ पाएंगे। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, तो एक बार जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ बस हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट और उसके बेनिफिट क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। एंड डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशनल एंड बिजनेस फॉर्म्स, तो राष्ट्र के तौर पे और व्यापार के जो फर्म्स होते हैं उसमें इसका स्कोप क्या है, संभावनाएं कौन कौन सी हैं इसकी, इंटरनेशनल ट्रेड की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती है। अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, मीनिंग्स और इसके प्रोसीड्यूर कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है। इस एक्सपोर्ट ट्रेड को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, इसके उद्देश्य और इसके मतलब को समझेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एग्जीक्यूटिव एक्सपोर्ट ट्रेड, ये पर्टिकुलर टर्म है एग्जीक्यूटिव एक्सपोर्ट ट्रेड, इसके जो महत्वपूर्ण जो आपके कदम है, स्टेप्स हैं इसमें जो शामिल हैं उसको उसके बारे में समझेंगे हम। एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड क्या है, पहले हमने देखा एक्सपोर्ट ट्रेड, अब हम देखेंगे इंपोर्ट ट्रेड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके प्रोसीड्यूर क्या है, और उसके बाद ये पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, इसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव को पढ़ पाएंगे हम किसके, इंपॉर्टेंट ट्रेड के। एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिव इंपोर्ट ट्रेड, तो ये दोनों के बारे में हम चर्चा करनी पड़ेगी, इंपोर्ट ट्रेड के बारे में एंड आपका एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में। एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर आपको करने हैं तो। इंडेंट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, शिपिंग ऑर्डर क्या होते हैं, शिपिंग बिल्स क्या होते हैं, मेड्स रिसिट क्या होता है, जिसको डी और डीपी कहते हैं। तो ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, डेवलप होगी हमारी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो दस्तावेज यूज होते हैं उसके बारे में समझेंगे। एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिमेंस ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन द कनेक्शन विद द इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लेन देन होता है उसमें जरूरी दस्तावेज की जरूरत क्यों होती है, और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या कनेक्शन रहता है, क्या उसका रिलेशन होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। लास्ट हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ आपने सुना होगा, उसका मीनिंग क्या है ना, उसके उद्देश्य क्या है, वो पढ़ना है। स्टेट मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मतलब पढ़ने पड़ेंगे। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में इसका क्या जिम्मेदारी हो जाती है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपके काम का नहीं है। ओवरऑल ये बता रहा है कि जो बच्चों के एग्जाम लिए गए थे 11th में, तो किस पार्टिकुलर क्वेश्चन से, चूंकि हमने काफी सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग सेक्शन वाइज जो है आपके क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन से आए थे, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको समझ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 11th यहाँ दिया सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन बिजनेस स्टडीज का। यहाँ पे ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और कौन से पोर्शन से आपके ज्यादा मैक्सिमम नंबर आ पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर है, इस तरह से आपके शॉर्ट आंसर में, पर आपका तो सारा एमसीक्यू होगा ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर हमने जो डिस्कस किया है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी अलग अलग दूसरे स्टेट के भी कॉमर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस रेफरेंस से आपके टॉपिक को चूज करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने आज डिस्कस किया सिर्फ 11th क्लास के आपके जो वो थे, क्या कहते हैं, एसटीटी कॉमर्स का जो एग्जाम होने वाला है बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के लिए, तो उसको पार्टिकुलर हमने 11th का ओवरऑल सब्जेक्ट देखा, टॉपिक देखे, उसके सब टॉपिक देखे, उसके अर्थ को समझा। अब हम एक-एक करके टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू करेंगे, हम उसको वो नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है एंड ग्रेजुएशन भी पढ़ना है। तो अपने को टाइम होता नहीं है कि एक टॉपिक उठाएँगे और उसको वो करेंगे। टॉपिक वाइज़ थोड़ा-सा मेरा ये रोल रहेगा कि आप लोग अपने लेवल से अपने सोर्सेज़ से तैयारी करें। बाकी मेरी कोशिश जहाँ तक हो पाएगी इसमें आपकी प्रिपरेशन कराने में मेरा मेरा अपने लेवल से मैं बेस्ट दूँगा, और बाकी जो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि एमसीक्यूज़ के आपके प्रैक्टिस सेट लाए जाएँ टॉपिक वाइज़। फॉर एग्जाम्पल नेचर एंड प्रोसेस ऑफ पर्पस ऑफ बिज़नेस, तो इसके मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे ताकि हम एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस कर पाएँ और हम एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो ये था ओवरऑल आज का डिस्कशन क्लास 11th के लिए, जो यहाँ पे 19 और 20 देख करके आपको परेशान नहीं होना है। ये जो है ना, ये सेम सिलेबस आपका अभी 2022-23 के भी सेशन में रिपीट हुआ है। तो ये एक ओवरव्यू व्यू था, ओवरव्यू से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेहतर कंप्रीहेंशन हो जाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 12th के कौन-कौन से वो हैं, चैप्टर हैं और उसके इंपॉर्टेंस पार्ट हैं। एक बार मैं दिखा दूँ आपको। 11th तो हमने पढ़ कर लिया है, उसके बाद हमारा 12th शुरू हो जाएगा। 12th में हमारे ये सेक पार्ट 1 में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और पार्ट बी में बिज़नेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग पढ़ना है, और पार्ट 1 में प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। तो उसके सब पार्ट हैं आगे, जैसे हम लोगों ने देखा है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद क्या-क्या मीनिंग्स हो पाएँगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल आज के लिए यही था कि हमने 11th के सिलेबस को डिस्कस किया, जो बिहार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, और उसके बाद हमारा 2 वीडियो और आना है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि सबसे पहले हमारा बेस जानना ज़रूरी है। एक मजबूत इमारत तभी बनेगी जब उसमें हम उसकी बुनियाद अच्छी देंगे। तो जब बुनियाद अच्छी पड़ेगी तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएँगे ना। तो
हमारा बिज़नेस हमें जानना पड़ेगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मतलब स्किप किए बिना हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाएँगे। मतलब स्किप नहीं करना पड़ेगा, हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है एमसीक्यू जो है उसकी इंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी पोज़ीशन अपनी एक सीट के लिए सिक्योर कर पाएँगे। मिलते हैं दोबारा से एक नए वीडियो में। मैक्सिमम दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे इस चैनल को, इस पर्टिकुलर वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस स्टडी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं स्टेट 2022 के लिए, वो इसका बेनिफिट ले पाएँगे। तो मिलेंगे दोबारा से हम लोग 12th के सिलेबस के साथ में एंड ग्रेजुएशन सिलेबस के साथ में, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिलेबस में साफ मेंशन है कि आपकी जो स्नातक स्तर पे पठित सिलेबस होंगे, यानी कि पार्टिकुलरली यहाँ पे ऑनर्स पेपर की बात कर रहा है, यानी आपका प्रतिष्ठा विषय, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आपको हाई लेवल तो नहीं पूछना चाहिए, बेसिक आपकी जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीकॉम, क्योंकि एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, क्योंकि बीकॉम में भी वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएट लेवल का क्या मतलब होता है? आपका ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है कि आपके 11th, 12th और आपके ग्रेजुएशन, इन तीनों का मतलब होगा। क्योंकि बेसिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सिलेबस का एग्जाम्पल दूँ, जो मैंने एग्जाम क्वालीफाई किया था 2019 में एसटीईटी में, तो उसमें दिया हुआ था ग्रेजुएट लेवल पे। पर आपकी 9th, 10th और 11th, 12th से लेकर के ग्रेजुएशन, सब में वो थे, आपके सिलेबस से पूछे गए थे प्रश्न। तो बिहार बोर्ड का बहुत सारा ड्रॉबैक है और बहुत सारी खामियाँ हैं इस बोर्ड की, बहुत सी नेग्लिजेंस हैं। तो उन सारी चीज़ों को अभी हम अवॉइड करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो बेहतर होगा। क्योंकि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको एक सिलेबस जारी करना चाहिए था, कॉन्क्रीट सिलेबस, कि इस पार्टिकुलर पोर्शन से कितने मार्क्स आएँगे, या फिर ये पार्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए। तो बच्चे उस पे कॉन्संट्रेट होकर के तैयारी कर पाते। तो ऐसे में बहुत ही हौच-पौच वाली स्थिति है। बट हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज़ की इंटेंस प्रैक्टिस करनी है। डेफिनिटली हम एक अच्छा स्कोर जो है सिक्योर करेंगे। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।